बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट डिस्कशन में आज हमारा फोकस होगा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, अ मशीन वाज परचेज ऑन जुलाई 1st 2015 फॉर रुपीज 240,000. Its useful life was initially estimated at 8 years. Depreciation is charged on straight line basis on time proportionate. Financial year end on June 30th. अब अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने इसको परचेज कब किया था? 1 जुलाई, मतलब बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन। इनिशियल जो हम लोगों ने इसकी यूजफुल लाइफ को डिटरमिन किया वो हमारे पास है 8 इयर्स, और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 जून। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2018, जबकि हमने इसको परचेज कब किया था? 2015 में। तो कितने साल गुजर गए इसकी लाइफ के? इन टोटल 3 साल, 16, 17 एंड 18। लेकिन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस 30 जून 2018 के लिए हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना है सिर्फ। फर्स्ट सिचुएशन को अगर हम लोग देखें, ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस over 2 years use during 2018, the management has decided to reduce the estimate of machines remaining alive to, कहते हैं 2 साल उसकी लाइफ के गुजर गए, 2016 एंड 2017। जब हम लोग 2018 में गए तो हमें पता चला कि हम लोगों ने पिछले 2 साल इस मशीन को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज नहीं किया, पुअर मेंटेनेंस वगैरह इसकी रही। तो अब ये लाइफ जो हम लोगों ने एस्टिमेट की थी, अब वो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ नहीं है। अब देखिए हम लोगों ने टोटल एस्टिमेट कितना किया था? 8 इयर्स, 2 साल गुजर गए। तो 2018 में इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी होनी चाहिए? 6 इयर्स, लेकिन है कितनी? 4 इयर्स। तो 4 इयर्स के मुताबिक जाकर हम लोगों ने इसको डेप्रिशिएट करना है। अब यहां पर देखें, सबसे पहला काम हमारे पास क्या बनता था कि हमें चाहिए थी इसकी रेजिडुअल वैल्यू, सॉरी इसकी कैरिंग अमाउंट एट द टाइम व्हेन एस्टिमेट्स चेंज। इसकी कैरिंग अमाउंट हमारे पास क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ द एसेट हमारे पास क्या है? 240। क्या रेजिडुअल वैल्यू इनिशियली किसी किस्म की कोई बताई गई? नहीं। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? 240 डिवाइडेड बाय 8। तो हर साल के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा 30,000। Am I right? अच्छा, 30,000 डेप्रिशिएट हुआ फर्स्ट ईयर में, 30,000 डेप्रिशिएट हुआ सेकेंड ईयर में टिल 30 जून 2017। टोटल एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हो गई इसकी 60,000। तो इसकी WDV एट 1 जुलाई 2018 हमारे पास क्या होगी? 60,000 लेस कर दें तो रिमेनिंग 180,000। अब 2018 के लिए इसका अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने चार्ज करना था तो वो हमारे पास क्या बनेगा? 180,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45,000। तो 2018 के लिए फर्स्ट इंडिपेंडेंट सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ जाएगा हमारे पास? 45,000। आई होप ये बात क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट देखें, एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट ऑन जनवरी 1st 2000, 6 मंथ्स एसिड्स के गुजर चुके थे। 6 मंथ्स में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, 6 मंथ्स में वो अपनी गुड कंडीशन में मौजूद था। 6 मंथ्स गुजर गए, देन मशीन वाज बैडली डैमेज्ड ऑल्दो इट वाज रिपेयर्ड, बट इट्स रिमेनिंग लाइफ वाज रिड्यूस्ड बाय, क्या ये रिमेनिंग लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हम लोगों ने एस्टिमेट की? क्या ये रिमेनिंग लाइफ एट द एंड ऑफ द ईयर एस्टिमेट की? नहीं, ड्यूरिंग द ईयर। तो जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है वो तो पूरे साल के लिए आना है, am I right? तो अब क्या करना है? फर्स्ट 6 मंथ्स
पुराने एस्टिमेट के मुताबिक, और लास्ट के 6 मंथ न्यू एस्टिमेट के मुताबिक। अब जो कैरिंग अमाउंट मैंने फाइंड करनी है ना, वो कैरिंग अमाउंट 1 जनवरी 2018 को देखनी है कि इसकी कैरिंग अमाउंट हमारे पास क्या होगी। अब फर्स्ट 6 मंथ का डेप्रिसिएशन देखो ना, तो वो कैसे आएगा, 240,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 इज इक्वल टू 15,000। फर्स्ट 6 मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 15,000। लास्ट के 6 मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा, कैरिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। कैरिंग अमाउंट 1 जनवरी 2018 को हमारे पास क्या बनेगी, 60,000 पहले डेप्रिशिएट हो चुका है, 15,000 इन 6 मंथ में डेप्रिशिएट हुआ, टोटल 75,000। तो मेरे पास इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगी, 165,000। कैरिंग अमाउंट एट 1 जनवरी 2018 165,000, और इसको डिवाइडेड बाय 2 करें एंड मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करें, तो आपके पास लास्ट के 6 मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। इसका सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ एसिड इज इक्वल टू 240,000 यूजफुल लाइफ is equal to 8 years depreciation expense is equal to 240,000 divided by 8 is equal to 30,000 each year. फर्स्ट सिचुएशन के लिए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जब से ही बात करता है ना ड्यूरिंग द ईयर, तो आप लोगों ने फ्रॉम द बिगिनिंग कंसीडर करना होता है। अगर वो 1 जुलाई 2017 की बात करता तब भी फ्रॉम द बिगिनिंग ही कंसीडर करते हैं। तो वहां तक की मुझे चाहिए सबसे पहले कैरिंग अमाउंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैरिंग अमाउंट एज एट 1 जुलाई 2000। अब अगर 2018 का स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो ये कैरिंग अमाउंट हमारे पास कैसे आ जाएगी, कॉस्ट 240,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास कैसे आएगी, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 and the value is, the carrying amount is 180,000। अब ये चीज ऐसे ही आप लोग लिखते हैं, फिर लिखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फर्स्ट सिचुएशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2018 कैसे आएगा, 180,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45,000। ये फर्स्ट सिचुएशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड आ गया। इसके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर आप लोगों ने चले जाना था सेकंड पोर्शन के पास। सेकंड वन इज, अब सेकंड वन के लिए देखें ना, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, फर्स्ट 6 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग से आएगा, और लास्ट के 6 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग से आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टिल 31 दिसंबर 2017, और वो हमारे पास कैसे आ जाएगा, 240,000 डिवाइडेड बाय 8 multiplied by 6/12, आंसर इज
15, ये बात क्लियर। फिर लास्ट के 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फ्रॉम 1 जुलाई टू 1 जनवरी 1 जनवरी टू 30 जून 2018। ये बात, ये डेट समझ आ गई सब बच्चों को। अब क्या करना है इसके लिए, पहले चाहिए कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? कैरिंग अमाउंट 240,000 लेस 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस, आई होप कि ये बात क्लियर है सब बच्चों को। ये टोटल इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बन गई 75,000। या ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पर डायरेक्ट 75,000 ही लिखो। माइनस 75,000। अब ये 75,000 कैसे आया, उसके लिए आप इधर ये रेफरेंस है, भैया 75,000 इस तरह से आया, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 15,000। अच्छा, कैरिंग अमाउंट आपके पास क्या बनेगी यहां से? 165,000। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो 165,000, अब ये 165,000 यहां से इधर, कि ये 165,000 ऐसे आया है। वह आप यहां पे चाहे तो वर्किंग लिख लें कि ये मैंने वर्किंग की है और वहां से मेरे पास आया वर्किंग 1, और ये है आपकी वर्किंग 1। इस तरह से 165,000 डिवाइडेड बाय remaining useful life, and the remaining useful life of 2 years। अब डिवाइडेड बाय 2, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट, मशीन was badly damaged although it was repaired but its remaining life was reduced, ठीक है, reduced by 2 years है, तो टोटल 8 ईयर से 2 साल गुजर गए, बाकी 6 साल रह गए। अब 2 साल से उसको रिड्यूस कर दो तो हमारे पास यहां पर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आ जाएगी 4 years एंड मल्टीप्लाइड बाय 6/12। हाँ जी, अब ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, आपके पास इसका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाके बनेगा वो है हमारे पास एंड द टोटल इज, ये है सेकंड पार्ट का आंसर 3,5,625। अब बात क्लियर सब बच्चों को? थर्ड पार्ट, कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, मतलब 6 माह अभी भी गुजर गए। The machine was upgraded by incurring rupees 90,000 as a result of this expenditure. The useful life of machine was increased by 2 years. Useful life of machine was increased by 2 years. आपने ये भी अभी गलत नहीं करवा दिया मुझसे, फिर से सुने। ये जो हमारे पास लाइफ थी इंक्रीज बाय 2 इयर्स आ रहा था, उसमें से 2 साल नहीं गुजरे हुए, उसमें से हमारे पास 2.5 इयर्स गुजर चुका था। और जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हमारे पास थी 8 में से 2.5 माइनस करो तो बाकी हमारे पास बच गई थी 5.5 इयर्स। मेरी बात समझ आई है?
आप लोग इनिशियल ना देखो ना, एट द टाइम व्हेन एस्टिमेट्स चेंज 2.5 ईयर्स गुजर चुके हैं। 2.5 ईयर्स के बाद जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है हमारे पास, वो हमारे पास बच जाएगी 5.5 ईयर्स। अब उसमें से 2 ईयर्स आप रिड्यूस कर दो, तो बाकी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 6/5। अब इसकी जरा डेप्रिसिएशन चेक करें। 165,000 डिवाइडेड बाय 3.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6/12। हाँ जी, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 23571 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 38,571। आई होप कि अब ये बात क्लियर होगी। यूजफुल लाइफ को देखना है एट द टाइम व्हेन एस्टिमेट्स चेंज, उस टाइम तक 2.5 इयर्स गुजर चुके हैं। 8 में से 2.5 इयर्स माइनस किए, रिमेनिंग 5.5 इयर्स रह गए। फिर हमें कहा गया कि यूजफुल लाइफ में 2 इयर्स का डिक्रीज है, तो 5.5 में से 2 इयर्स डिक्रीज किए तो रिमेनिंग 3.5 इयर्स। कैरिंग अमाउंट फाइंड की एट द टाइम व्हेन एस्टिमेट चेंज विच इज 165,000। अब 165,000 नहीं डेप्रिशिएट होना है ओवर द पीरियड ऑफ 3.5 इयर्स, लेकिन इस साल कितने अरसे के लिए डेप्रिशिएट होगा? फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स इससे पहले वो डेप्रिशिएट हो चुका है। अब ये बात सही से समझ आ गई हो। अच्छा, अब लास्ट वाली सिचुएशन देखें क्या कहते हैं। कहते हैं कि अपग्रेडेशन हुई by incurring rupees 90,000. As a result of this expenditure, the useful life of machine was increased by 2 years. तो इसके लिए भी सबसे पहला जो आप लोगों ने काम करना है ना, वो तो यही होना है। मतलब सेम ऐसे ही आ जाएगा कुछ सिचुएशन आप लोगों के पास। ये फर्स्ट 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन आपके पास बनेगा ना, वो तो बिल्कुल सेम सेम आ जाएगा। लेकिन लास्ट के 6 मंथ्स को ना थोड़ा सा आपने चेंज करना है, लास्ट के 6 मंथ्स के लिए। और वो क्या चेंज करेंगे? इसमें जाकर कैरिंग अमाउंट में ऐड कर दोगे वो अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन कैपिटलाइज होने जा रही है, तो ये 90,000 कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसिड में कैरिंग अमाउंट को साथ, जिस तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था इन ईयर्स 2025 में, यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे कि आप लोगों ने ना 240 प्लस 90 कॉस्ट ऑफ एसिड में जरूर जाएगा, लेकिन जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगेंगे, क्योंकि इसकी वजह से एस्टिमेट में चेंज है, तो मैं 240 प्लस 90 को डेप्रिशिएट नहीं करने वाला। मैं किसको डेप्रिशिएट करूंगा? कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड प्लस एडिशन। कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड्स प्लस एडिशन को डेप्रिशिएट करेंगे। तो जैसे ही हम जाकर इसमें 90,000 ऐड कर देंगे। अब हमसे क्या कहा गया? द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसिड इज इंक्रीज्ड बाय 2 इयर्स। रिमेनिंग लाइफ, द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन वाज इंक्रीज्ड बाय 2 इयर्स। अब देखें 1 जनवरी 2018 को आपके एसिड की लाइफ कितनी है? 5.5 ईयर्स। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 5.5 ईयर। इसमें 2 साल का इंक्रीज आ जाएगा, तो बाकी यूजफुल लाइफ आपके पास कितनी आ जाएगी? रिमेनिंग रिवाइज यूजफुल लाइफ 7.5 ईयर्स, और इसने मल्टीप्लाई होना है 6/12 के साथ। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? 20, एग्जैक्ट 17,000। 17,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू ये
32,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड होगा, और ये 65,000 की वर्किंग भी इसके साथ एज इट इज आ जाएगी। बल्कि ऊपर वर्किंग वन थी, जहां पर भी वर्किंग वन है तो इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि आप इसको वर्किंग का ही पार्ट बना लेते, बिल्कुल क्वेश्चन के एंड पे जाके लिखते, और ये दोनों के लिए यूज हो जाती। अब ये वर्किंग दोनों पॉइंट्स के लिए यूज हो जाएगी कि हमारे पास 165 कुछ इस तरह से आ रहा है। आई होप कि ये बातें अब क्लियर है सब बच्चों को। किसी का कोई क्वेश्चन? इसी के साथ ही हमारी टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।